हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा, एक ऐसी व्यवस्था बताऊंगा, अगर वो अपने जीवन में आप कर लेते हैं तो कभी भी आपको अपनी लाइफ में पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के चक्कर में नहीं फंसेंगी। तो ऐसा एक सिस्टम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, एक टेक्निक बताने वाला हूं। ये टेक्निक काम करती है और लाखों लोग इस टेक्निक को यूज कर चुके हैं और मैं भी इस टेक्निक को पर्सनली यूज करता हूं। तो इसका मतलब थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल यहां पर चीजें होने वाली हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप भी इस सिस्टम को बिल्ड कर लेंगे। इसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग नाम दे सकते हैं। जी, हम सबकी लाइफ में दो चीजें कॉमन है, एक है हमारी इनकम और एक है हमारे एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे खर्चे। ठीक है, और इन्हीं में पूरी गड़बड़ है और इन्हीं की वजह से हमें लोन लेना पड़ता है, पर्सनल लोन लेना पड़ता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है और खर्चे बढ़ते जाते हैं और इनकम कम होती जाती है। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है। तो अब करें क्या? तो देखो, हमें अपनी इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस मेंटेन करना है। वो ऐसे ही नहीं होगा। मैंने बोला ना एक सिस्टम बताऊंगा, तो एक आप सिस्टम ये फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने बैंक के अंदर दो अकाउंट ओपन कराएं, एक किसी और बैंक में, किसी और बैंक में, ऐसा कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट में आप अपनी इनकम को जमा कराएं, तो इनकम का बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए और आपके एक्सपेंसेस का बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए। आजकल बैंक अकाउंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बैठे बैठे अपने मोबाइल में भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत इजी है, आज के टाइम में टाइम वेस्ट भी नहीं होता, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो आप इनकम जिस बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, वहां से आप हर महीने जितना आपका खर्चा है, जितना आप अपने इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं, करने वाला तो महीने के लाखों रुपए भी खर्च कर देता है, लेकिन उसकी इनकम भी तो लाखों में होती है। तो हर आदमी जो होता है ना, अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्चे करता है। उसको पता होता है मेरी ये लिमिट है, ये चाहे वो सैलरी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे जो भी उसका व्यवसाय हो या रोजगार हो, वहां से वो इनकम कमाता है और उस हिसाब से ही खर्चा करता है। तो उसको पता है भी, जैसे मेरी इनकम 25,000 रुपए, तो मेरे खर्चे जो है 15,000 रुपए के हैं या 20,000 रुपए के, उसे पता होता है ना। तो बस मान लेते हैं कोई इनकम व्यक्ति है, उसकी इनकम है 25,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट में जैसे ही 25,000 आए और फॉर एग्जाम्पल के लिए वो जो है खर्चे करता है, उसको पता है मेरे किराया वगैरह, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किराना वगैरह सब मिला के मैं 20,000 में एक महीने का खर्चा कंट्रोल कर लूंगा, तो 20 इसमें जमा कराने होंगे आपको। ये सिस्टम आपको बिल्ड करना ही होगा। सबसे पहली शुरुआत ये है। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, तो ध्यान से सुनना, लाइफ मस्त मेंटेन हो जाएगी आपकी। ओके, मैं कर चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और कई लोग कर चुके हैं। अब क्या करें, यहां पर 25,000 में 20 आपने यहां ट्रांसफर कर दिए, तो बच गए आपके 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। हर महीने आप 5,000 रुपए बचा सकते हैं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो भी इसके आसपास आप बचा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपकी इनकम और कुछ हो सकती है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। ओके जी, ठीक। अब यहां पर ये 5,000 आप जो बच रहे हैं आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये दो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आप ये कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एक ही खाता होगा जहां आपकी इनकम आती है, उसी खाते से, उसी अकाउंट से आपके खर्चे निकलते हैं, तो उस अकाउंट में जीरो बचेगा, उल्टा ही आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दो अकाउंट बना दिए तो आपको पता चल गया कि 20,000 रुपए ही खर्च करने हैं, इससे ज्यादा इस महीने में खर्च नहीं कर सकता हूं। तो माइंड के अंदर एक ट्रिगर आ चुका है, अब वो अपना काम करेगा। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब अपना काम अपने आप होगा। माइंड उसी डायरेक्शन में चलेगा। आपने एक डायरेक्शन दे दिया है, उल्टा ही आप मेरे हिसाब से इसमें से कुछ बचा लोगे 1,000-2,000 रुपए। समझ में आया? तो ये सबसे पहले काम करें। ठीक है जी, अब क्या करें सर? अब देखो यहां पर, अब आपको एक काम और करना है और ये रियलिटी है। ये जो भैया एक्सपेंसेस नाम की चीज होती है ना, ये बड़ी टेढ़ी चीज है ना। ये जितनी हमको आसान लगती है ना, उतनी होती नहीं है। एक्चुअल में एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस, वो हमको पता होते हैं, है ना, वो हमको पता होती है कि हर महीने इतना खर्चा होता है। जैसा कि मैंने आपको 20,000 बताया, वो हमें पता होते हैं, उसकी हम व्यवस्था तो कर लेते हैं। लेकिन हम बचत हमारी बर्बाद हो जाती है, बचत की भी हमारी जो है वेस्ट हो जाती है, तब जब कोई आती है इमरजेंसी। ये इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। मैंने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है कि ये इमरजेंसी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है जब किसी की फैमिली में या आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम,
सबसे बड़ी इमरजेंसी ये होती है, ठीक है। और अगर बीमारी बड़ी है तो आपकी सेविंग तो जाएगी जाएगी, उल्टा ही पता नहीं कहां से लोन लेना पड़ेगा, लोगों से उधार लेना पड़ेगा, वो भी पैसा जाएगा। तो एक तो ये, और सेकंड नंबर है अदर प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। कुछ आप खुद जनरेट कर सकते हैं, जैसे 5-10 हज़ार रुपए इकट्ठे हुए और ट्रिगर बना, नया फोन ले लो, आज ये आया है, आज वो आया है, आज ये क्रेडिट कार्ड पड़ा है उसका यूज कर लिया, लोन ले लिया, अदर, और आप खुद क्रिएट करते हैं और कुछ आ भी जाती हैं, तो अदर भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब अगर आपके साथ में ये चीज है तो आप कभी भी ये सेविंग नहीं कर पाएंगे और मैं जो सिस्टम बता रहा हूं उसको बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का पहले इलाज करना होगा। जब तक इसका इलाज नहीं होगा ना, ये बचत कुछ नहीं है, ये यूं जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, और जाएगी, और मैंने बोला ना बहुत सारा और भी चीजें होगी। तो अब इन दोनों को फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स एक तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, वरना आपको हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लूट लें। तो वो चीजें क्या है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बॉक्स के अंदर ऊपर दिख जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और सर अगर अदर प्रॉब्लम, हेल्थ तो प्रॉब्लम चलो ठीक है, अदर प्रॉब्लम का क्या करें? अदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, और म्यूचुअल फंड में आप SIP स्टार्ट करते हैं तो और बेहतर है, बहुत बढ़िया चीज़ है SIP, है ना। सिस्टमेटिक जो प्लान होता है ये बहुत बढ़िया होता है। तो म्यूचुअल फंड आप जो है ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1000 रुपये पर मंथ करते हैं तो 12 महीने के 12,000 होते हैं, और कुछ आपको 10-20% जो भी रिटर्न मिलता है उससे आपका पैसा बढ़ता रहता है, और जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है पूर्ति यहाँ से हो जाएगी, सेविंग को आपने अभी तक टच नहीं किया है। अगर ये सिस्टम आप बिल्ड कर लेते हैं तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई, देखो क्या 2 चीजें बताई। एक मैंने बताया आपको 2 बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, आपका इनकम किसी और बैंक अकाउंट में आना चाहिए, उसमें से जो उस महीने खर्चे होने हैं उसका बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, उसके बाद जो बचत है उसकी पड़ी रहने दो, लेकिन वो खर्चे इमरजेंसी के रूप में और आगे बढ़े ना, इसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। 2 तरह की इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ से प्रॉब्लम हो तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, अदर प्रॉब्लम के लिए SIP स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए। ओके जी, ठीक। अब इसमें अदर प्रॉब्लम वाला जो मामला है, इसमें आपको कितना पैसा इकट्ठा करना होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लाइफ टाइम ये करना हो? नहीं, ये हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया है, तो इसमें जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके रेगुलर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके 6 महीने के बराबर, जैसे आपके रेगुलर एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर बोला 20 हज़ार रुपये पर मंथ होते हैं, तो 6 महीने के कितने हो गए? ये हो गए 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये जब इस फंड में इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक आप 1000, 500, 1500, 2000 या 5000 रुपये जो आपकी बचत के वो इसमें डालते रहिए। जब इसमें 1,20,000 रुपये इकट्ठे हो जाए फिर आप इसको बंद कर दीजिए। अब आपके 1,20,000 रुपीज इसमें है, उसके ऊपर रिटर्न मिलता जाएगा और ये पैसा बढ़ता जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कभी जॉब छूट जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो 3-4 महीने आप यहाँ से आराम से अपना जीवन चला सकते हैं। तो ये आपने एकदम अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया है सिस्टमेटिकली। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, 6 महीने की प्रॉब्लम का पैसा आपके पास में पड़ा है, और अब आपकी जो बचत है, हाँ जी, ये सब करने के बाद में अगर आपकी कोई सेविंग होती है तो उससे आप आगे की जो है प्लानिंग कर सकते हैं, और वो है आपको स्टार्ट करना होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा वो मैं बता देता हूं आपको स्टार्ट करना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, देखो शॉर्ट टर्म की बात मैं कर भी नहीं रहा हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलता है। आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वॉरेन बफे ले लो, चाहे राकेश झुनझुनवाला ले लो, जिन्होंने मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने कैपिटल बिल्ड करी है, उनके इंटरव्यूज जाके देख लेना, चाहे कोई भी बुक पढ़ लो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ लो, वॉरेन बफे की पढ़ लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चाहे आप ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सुनते होंगे, कितना ही सुन लो, लेकिन जब एक्चुअल में करोगे तो कुछ नहीं है, पैसा डुबा के आओगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं बात कर रहा हूं यहाँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आप डायरेक्ट खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट का और कंपनीज का फाइनेंशियली अच्छा एनालिसिस करना आता हो, तो आपको नॉलेज हो और आप इस फील्ड से हो, या आपने कोई ऐसा कोर्स कर रखा है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप तो अपने धंधे में मस्त हैं, बस आपको इन्वेस्टमेंट से मतलब है, तो आप इनडायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, केवल शेयर मार्केट के ही नहीं होते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी के भी होते हैं, शेयर्स के भी होते हैं, डेप्ट के भी होते हैं, है ना, बॉन्ड वगैरह के भी होते हैं, और गोल्ड के भी होते हैं। ठीक, ओके जी। अच्छा,
तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज भी होते हैं इक्विटी के अंदर, है ना। एक तो होते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एक मिड कंपनीज होती है, एक स्मॉल कंपनीज होती है, तो उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। लार्ज में आपको रिटर्न कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है, बट इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। मीडियम वाला जो है इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है लार्ज के मुकाबले, तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। स्मॉल में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं। डेब्ट की बात करूं तो रिटर्न अच्छा खासा होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। गोल्ड में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर जो डेब्ट होते हैं उसके अंदर रिटर्न आपको कम मिलता है, तो रिस्क भी कम होता है। और गोल्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है, रिटर्न कम होता है तो रिस्क भी कम होता है। हम बात करते हैं अब थोड़ी सी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। पोर्टफोलियो तो नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी जो पैसा है, जो आपकी सेविंग्स है, उसको एक ही चीज में लगाते रहना नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सुबह शाम एक ही चीज़ खाते रहें, अगर खाने की बात करूं, तो हम उससे उब जाएंगे और हमारे शरीर को वो नुकसान भी पहुंचाएगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी भी हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो हमको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जैसे अलग अलग चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, उसी तरीके से अगर रिस्क को कम करना है और इंश्योरेंस, ये जो फाइनेंस होता है, वित्त जो होता है, पैसा जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसको अच्छे से मेंटेन करना है, तो आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ही चीज़ में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो अलग अलग चीज़ों के अंदर 3 कैटेगरी है। सबसे फर्स्ट आता है आपका इक्विटी, सेकंड नंबर में दे देता हूं डेब्ट, जैसे कि आपको समझा दूं एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, बॉन्ड वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। और थर्ड नंबर आता है गोल्ड। तो इस आपका क्या रेशियो होना चाहिए, आपको इक्विटी में कितना, डेब्ट में कितना और गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इक्विटी की बात करूं तो आप 100 एक नंबर ले लीजिए, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, और उसमें से आपकी एज लेस कर दीजिए, इतने % आपका इक्विटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी एज है 30, तो इक्विटी में मैं कितना डालूंगा 70%। आपकी एज है मान लेते हैं 25, तो आप 75% डालेंगे। आपकी एज है 40, तो आप 60% इक्विटी में अपना पैसा डालेंगे, समझ गए, ओके। और डेब्ट के अंदर आपको 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कभी नहीं करना है, ओके। और फिर आपके आते हैं ये गोल्ड के अंदर जो है आपको 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 70, 10 और 90, तो ये 90 हो गया। अब जो 10% बच गया उसको आप हमेशा एक लिक्विड फंड के अंदर पैसा डालें, ताकि आप उसको जरूरत के टाइम आराम से निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड 10% उसमें डालें, ये आपका 100% हो गया। लिक्विड का मतलब होता है जब चाहे उसको फटाफट से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा सिस्टम एक बिल्ड करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे फ्यूचर में अच्छे खासे फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग होना है, तो वित्तीय रूप से एकदम मजबूत होना है। तो अगर ये सिस्टम आप फॉलो करते हैं 5 साल, तो आपके पास में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आपके पास अरेंज हो जाएगा, और उससे आगे से आगे आप और पैसा कमा पाएंगे। ये सिस्टम 100% काम करता है। लोगों ने इस सिस्टम को बना के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा किया है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ चीजें और है, कभी भी अपनी लाइफ के अंदर क्रेडिट कार्ड को यूज ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। आपको एक एहसास होता है कि मेरे पास लाख रुपए तो पड़े हैं, लेकिन वो लाख रुपए आपके नहीं है, वो बैंक के हैं। अगर आप उसको यूज करेंगे और टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो इसमें 36% तक का इंटरेस्ट लग जाता है, जो कि बहुत भयानक इंटरेस्ट है, बहुत गजब का इंटरेस्ट होता है। पर्सनल लोन से बचे, पर्सनल लोन कभी ना ले, पर्सनल लोन कभी ना ले, क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। अगर करते हैं तो फटाफट से उसका पेमेंट करके उसको बंद करवा दीजिए, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड वो यूज करते हैं लोग जिनके पास फुल पैसा होता है, फॉरेन वॉरेन घूमने वगैरह जाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह में टिकट बुकिंग वगैरह कराते हैं, वो करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज। आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों को लूटने का काम है ये। तो वही है, पुराने टाइम में जो साहूकार वगैरह आपने सुने होंगे ना, वो कैसे लूटते थे लोगों को, बस यही साहूकार बन गए अब, ओके, ठीक है। तो पर्सनल लोन हो गया ये। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो एक और मेरी राय आप मान लीजिए, आप और सिस्टम को अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने नहीं लिया है तो मैं तो यही कहूँगा मत लें, लेकिन अगर आपने ले लिया है या फिर मजबूरी है आप लेना चाहते हैं, तो फिर होम लोन के साथ में आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। टर्म इंश्योरेंस मतलब अपनी LIC में मैं इधर उधर की पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको अच्छा कवर मिलता है 10 से 12 हज़ार रुपये में, 10K to 12K, यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये पर एनम आपको किस्त आती है, और इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाता है। ये आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपने 40-50 लाख रुपए का लोन ले रखा है, होम लोन, ठीक है, आप किस्तें भर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से जिस व्यक्ति ने होम लोन ले रखा है उसकी डेथ हो जाए तो फैमिली में अगर कमाने वाला वो अकेला ही हो, तो अब किस्तें कौन भरेगा, फैमिली को कौन चलाएगा। तो वहाँ पर फिर आपका ये टर्म इंश्योरेंस काम आता है। आपको 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिल जाते हैं, उससे वे अपना होम लोन भी पे कर पाएंगे और अपने आने वाले टाइम में 10-15 साल तक लाइफ को भी अच्छे से चला पाएंगे। उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है।
लेकिन ये एक सपोर्ट है फाइनेंशियली। अगर आपने होम लोन वगैरह ले रखा है तो आप जरूर करवाएं। इसके अलावा भी आप करवा सकते हैं अगर आप फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है तो लाइफ सिक्योर हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें कर रखी हैं। एक आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, इससे हेल्थ से रिलेटेड जो भी बड़ा खर्चा आने वाला है अगर फ्यूचर के अंदर, तो उसको सिक्योर कर लिया। सेकंड, आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, 6 महीने का पैसा इकट्ठा कर लिया है म्यूचुअल फंड में, तो अब अगर कोई इमरजेंसी आती है 3-4 महीने आपका पैसा बंद हो जाता है तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर, आपने अगर होम लोन ले रखा है और LIC करवा दी है, वो भी टर्म इंश्योरेंस करवा लिया है, तो भी आप सिक्योर हो गए। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप उसको होल्ड कर पाएंगे, और जब आप इक्विटी को, शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुंचे और उनको एक फाइनेंशियल नॉलेज मिल सकें, जिससे वो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में चला सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।